हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पी ब्लॉक के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो बहुत बच्चों ने मुझे बोला है कि सर आप हमें पी ब्लॉक के क्वेश्चंस पूरे करवा दो। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 21, 22 नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये पी ब्लॉक क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, मैं पहले ही बता देता हूँ सभी को। पी ब्लॉक क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से बता रखी है ना। तो पहला पार्ट तो सभी को पता है कि क्या है। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन किए हैं, 21 तक किए हैं शायद, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो अपना अगला है वो क्या है, देखो ध्यान से। अब अगला दिया हुआ है विच एरोसॉल डिप्लेट ओजोन लेयर। भाई ओजोन लेयर का कौन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, ओजोन लेयर को क्या करती है, फिनिश कर रही है। अब ओजोन क्या होती है, O3 होती है, ठीक है। ये ओजोन होती है। इस ओजोन को मुझे तोड़ना है। तो होता क्या है, सबसे पहले देखो मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे अच्छे से समझाता हूँ। आप इस चीज़ को देखो ध्यान से समझ लेना कि मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो सभी लोग ध्यान से। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये Cl2 और CF2 होती है, ठीक है। ये H म्यू लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये पहले रेडिकल में कन्वर्ट होती है। तो एक Cl अलग हो जाती है और एक Cl रेडिकल में बना लेगी, बाकी का भी क्या हो जाता है, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ClCF2 रेडिकल, ठीक है। अब देखो जो ये रेडिकल बनी है ना, ये रेडिकल क्या करती है, ओजोन से रिएक्शन करती है। और एक बात ध्यान रखना, ये मुक्त मूलक जिससे भी टकराएगा ना, अगले वाले को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। देखो हुआ क्या, जैसे ही इसने ओजोन से रिएक्शन की तो यहाँ से O2 गैस बाहर निकली और ऑक्सीजन Cl के साथ लग गई। तो क्या बन गया, ClO रेडिकल प्लस O2 गैस। समझ में आ गई यहाँ तक बात। देखो ऐसा होती हुआ क्या, अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है कि देखो O3 था, O3 किस में टूट गया, O2 में। अब ये ClO रेडिकल के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। आपके बुक में जो मैकेनिज्म दे रखे हैं आप उसको भी कर सकते हो, और ये Cl2 प्लस O2 बना लेती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को, ठीक है। चलो तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि कैसे रिएक्शन करवाई गई है। तो सिंपल है, कुल मिला के O3 किस में कन्वर्ट हो गई, O3 O2 में। तो कुल मिला के ओजोन का क्या हो गया, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गया, ओजोन क्या हो गई, टूट गई। समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक बात सभी को, आगे बढ़ जाए। अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, तुम्हारे लिए भी देखो सेम वही सारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, पढ़ लो आप, और वो की वो मैकेनिज्म लिख देना जो पीछे लिखी हुई थी, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे देखो, आगे की जो रिएक्शन आगे जो लिखा गया वो क्या है, देखो डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो ये आपको बताया गया होगा। वैसे बहुत सिंपल चीज़ है। देखो इसके पहले तो देखो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सल्फर तथा सल्फाइड अयस्क को, देखो एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। देखो सल्फर तथा सल्फाइड अयस्क को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आ गई बात। ये जो SO2 होती है ना, ये बनी हुई SO2 को हम V2O5 की प्रेजेंस में हम लोग SO3 में कन्वर्ट करते हैं। यही सवाल पूछा गया था कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट काम में लेते हैं, तो V2O5 लेते हैं। समझ में आ गई बात। देखो आगे क्या करते हैं, आगे की रिएक्शन थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। फिर SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, ओलियम, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अब सब देख लो, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर को बर्न करते हैं, SO2 में कन्वर्ट करते हैं, कर दिया। S को किस में कन्वर्ट कर दिया, SO2 में। SO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, SO3 में। फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ओलियम में। ओलियम क्या होता है, H2H2O7। इसकी स्ट्रक्चर आगे हम बता देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसका ये डायग्राम होता है ना। तो सभी बच्चे इसका डायग्राम देख लेना, है ना, किस तरीके से बनाया गया। देखो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये सल्फर है, यहाँ से एयर डाली, ये किस में कन्वर्ट हो गया, SO2 में, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके वाटर स्प्रे किया, इसको साफ़ कर देते हैं, ठीक है। साफ़ करने के बाद में इसके अंदर देखो
हम कंसनट्रेट H2SO4 का इसके अंदर स्प्रे करते हैं ताकि ये SO2 क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद में देखो O2 के प्रेजेंस में V2O5 लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, SO3 में। यहाँ क्या डालते हैं, थोड़ी सी कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं, हमको क्या मिल जाता है, ओलियम। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। चलो एक बार सभी बच्चे वापस देखेंगे, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा जूम करके एक बार इसको अच्छे से रिपीट करता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, याद हो जाएगा डायग्राम, देखो सभी लोग इस डायग्राम को ध्यान से समझ लो बेटा, ठीक है। देखो होता क्या है, सबसे पहले मेरे पास सल्फर बर्नर का चैम्बर होता है। देखो ये मैंने एक चैम्बर बना रखा है, इसमें सल्फर होती है, क्या होती है, सल्फर। सल्फर को एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। जलाती बता, देखो ये सल्फर का चैम्बर है, इसमें सल्फर को जलाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये SO2 कन्वर्ट हो गई। ये इम्प्योर SO2 होती है जो इसके अंदर, फिर इसके क्या करते हैं, वाटर का स्प्रे करते हैं, इसके अंदर SO2 है, देखो इसके अंदर। जैसे ही वाटर का स्प्रे करोगे ना तो वॉशिंग हो जाएगी, फिर इसको कूल कर देते हैं। कूल करके देखो इसके अंदर किसका स्प्रे करते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 का। अब इसका स्प्रे क्यों किया, क्योंकि ये SO2 कैसी हो जाती है, देखो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, थोड़ी मतलब मॉइस्चर हो जाएगा, उसको सुखाने के लिए क्या डालते हैं हम, कंसनट्रेट H2SO4 का स्प्रे कर देंगे तो ड्राई SO2 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर O2 के साथ प्रेजेंस करके V2O5 का ले लेते हैं इसके अंदर, है ना, कैटलिस्ट ले लेते हैं, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, SO3 में। और SO3 में क्या मिलाता है, कंसनट्रेट H2SO4, क्वार्ट्ज, इसके अंदर क्वार्ट्ज भरे होते हैं, और आपको लास्ट में क्या मिलता है, ओलियम। इस ओलियम को फिल्टर करके क्या ले लेते हैं हम, H2SO4 बना लेते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है। चलो तो ये ध्यान से पढ़ लेना। आगे देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। देखो सिंपल सी ध्यान रखना, ये जो SO2 होती है ना, SO2 ये H2O के साथ अगर मिल जाए, मॉइस्चर के साथ मिल जाए तो H2SO4 बना लेती है, ठीक है, या ये H2SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ये H2SO4 SO3 होता है ना, होता है क्या, देखो आपको पता हो तो कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल होता है ना, उसके ताजमहल के ऊपर जो उसके पत्थर है ना वो येलो रंग के हो गए। किस रंग के हो गए, येलो। क्यों हो गए, देखो होता है क्या, ये SO2 क्या करती है, हवा में जाती है, हवा में क्या होती है, वेपर होती है, वेपर से रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करके जब वर्षा होती है तो वर्षा में मिल जाती है SO2, और ये H2SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्या करती है, ये जो इमारतें होती है ना, ये संगमरमर वाली, है ना, बिल्डिंग वगैरह, इनको ख़राब कर देती है, ठीक है। तो इन सबको आप याद कर लेना, इनको मेन तो यह याद करना एसिडिक रेन में होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देना। देखो मार्बल के साथ देखो क्या करती है, देखो H2SO3 बना ली है, H2SO3 क्या करती है, मार्बल के साथ रिएक्शन करती है CaCO3 के साथ, और इसका डीकम्पोजिशन कर देती है। देखो किस में कन्वर्ट कर दिया, CaCO3 में। समझ में आ गई बात, इससे ये मार्बल क्या होती है, येलो हो जाती है। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात, है ना। तो यह दोनों चीज़ें याद रख लेना अच्छे से। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ, हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, वाई आर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बहुत बार बता रखा है ना, आज मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, जो दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, और खुद का क्या कर देंगे, ये अपचयन कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। अब तुम खुद दिमाग लगा के बता दो, खुद का रिडक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। समझ में आ गई बात। अब इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, बाकायदा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात, ठीक है। तो ये लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत ऋणात्मकता, अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एवं कम आबंध विजन एंथैल्पी के कारण, देखो इलेक्ट्रॉन को लेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, लेकिन किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण। तो ये आप चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, F2 तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और I2 क्या होता है, लोवेस्ट होता है, ठीक है। चलो तो इसका कुल मिला के एक ही आंसर आपको याद रखना है। इसमें आंसर क्या याद रखना है, मैं वापस से बता देता हूँ। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए ऑक्सीकार की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख लो आंसर को, अब तो आप समझ चुके हो, है ना।
ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको मेनली ये लाइन याद करनी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो दूसरे किसी और से लेगा, और जिससे ले रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कर लोगे आराम से। तो F2 तो हाईएस्ट होता है, देखो ध्यान रखना, F2 तो हाईएस्ट होता है, और जैसे नीचे जाओगे ना I2 क्या होता है, लोवेस्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये लोवेस्ट होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लें, समझ में आ गई बात। देखो ClO2 के दो उपयोग पूछा है यहाँ पे, राइट टू यूजेस ऑफ ClO2। ध्यान रखना, विरंजक चूर्ण के रूप में काम में आता है और दूसरा ऑक्सीकारक के रूप में काम में आता है, ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, और दूसरा इट इज़ ब्लीचिंग फ्लोर टू मेक वाइट ब्रीड। ClO2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो दोनों ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, पहला और दूसरा, कर लोगे ना, ठीक है। चलो, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, ये देखो इसका रंगीन होने का कारण है, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। विकिरणों के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित होने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। देखो मतलब क्या, देखो ये ग्राउंड स्टेट है, मान लो किसकी, हैलोजन की, और ये कौन सी स्टेट है, हाईयर स्टेट, उच्चतम अवस्था है। तो नीचे का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेके ऊपर जाता है, गया। अब देखो ये कुछ टाइम बाद वापस ठंडा होगा तो नीचे वापस आएगा, तो नीचे आती है एनर्जी को क्या करता है, ये रिलीज करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो दृश्य क्षेत्र में करता है, विजिबल रीजन में करता है, ठीक है। और इसी विजिबल रीजन में क्या देते हैं, कलर देते हैं। समझ में आ गई सभी बच्चों को यहाँ तक बात, ठीक है बेटा। तो इन सब चीज़ों को याद रख लेना, ठीक है। तो यही बात लिख रखी है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो क्या कर रखा है यहाँ पे, देखो, द कलर ऑफ हैलोजन इज ड्यू टू द रीजन दैट देयर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन, F2 एब्जॉर्ब वॉयलेट लाइट, हैंस पेल येलो वाइट, आयोडीन एब्जॉर्ब, ठीक है। तो याद रख लेना आप, तो मेनली ये शुरुआत के दो लाइन याद रख लेना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाएं, चलो चलो जी, अगला क्या है, देखो देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है ना। आई थिंक आपकी ये रिएक्शन सिलेबस में मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसको ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आई थिंक नहीं है, अगर ये रिएक्शन का आपके सिलेबस में है तो आप इसको वैसा का वैसा याद कर लेना। आई थिंक नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं है तो आप एक बार चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन है, F2 प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण राइट द रिएक्शन ऑफ F2 एंड Cl2 विथ वाटर। F2 की वाटर के साथ रिएक्शन पूछिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे ही F2 H2 के साथ रिएक्शन करता है तो किस में कन्वर्ट करता है, वाटर को H+ आयन में, 4F- में, और O2 को क्या करता है, रिलीज कर देता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे वाटर की अलग अलग कंडीशन है। अगर यहाँ पे वाटर आपका 2 मोल दे रखा है, कितने मोल दे रखा है बच्चों, 2 मोल, तो ध्यान रखना O2 गैस बाहर निकलती है। अगर 3 मोल वाटर दे रखा है तो O3 गैस बाहर निकलती है, याद रहेगा। तो वो सिंपल है, ज़्यादा लॉजिक नहीं इसमें। ये F2 है, 2 मोल है, अगर 2 मोल H2 ले रखा है ना, तो सिंपल सी बात है, 2 ऑक्सीजन है, O2 बाहर निकल गई। कितनी हाइड्रोजन है, 4, तो 4H+ बन गया। कितनी फ्लोरीन है, 4, तो 4F-। आप जानते हो ये F- होता है, तो दूसरों को तो क्या करते हैं, देखो ये ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन। देखो अगर 3 H2 आ गए इसके अंदर तो क्या बाहर निकाल देगा, O3 गैस बाहर निकाल देगा। याद रख लोगे सभी लोग इस चीज़ को, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे देखो, तो इस रिएक्शन को सब अच्छे से याद रख लेना, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है ना, यही दे रखी है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। देखो Cl2 की वाटर के साथ, ये शायद इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है, याद कर लेना। जैसे Cl2 H2 का रिएक्शन, आप खुद दिमाग लगाओ, Cl2 करेगी क्या, है ना। यहाँ से चाहे तो हम एक HCl बाहर निकाल सकते हैं, देखो एक HCl बाहर निकालेंगे और क्या बना लेंगे, हाइपोक्लोरस HOCl बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गए बच्चों सभी को, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ, अगर तुम्हें F2 दे रखा है और 2 मोल वाटर के दे रखे, तो यहाँ पे भी 2 ले लेना, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर गई तो क्या बाहर चलेगी, O2, कितनी H+ है, 4H+ है। अभी 4H+ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, F2 ले लेगी, तो किस में कम हो जाएगी, 4F-, ठीक है। और अगर यही मान लो आपको दे दे 3F2, 3 मोल वाटर दे दे, तो ये भी 3 मोल ले लो, कंफर्म हो गया। 3 ऑक्सीजन बाहर निकले तो ओजोन बना लेगी, देखो 6H+ हो जाएगा,
और 6F माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कर लोगे क्या सभी लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी भी बच्चे को? हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है बेटा, चलो। तो वही रिएक्शन है ना, आप लिख लें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेना, है ना, ये लो देख लेना इसको। ठीक है, और नोट कर लेना इसको। मैंने समझा दिया है। 2 मोल अगर वाटर है तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो समझो। उत्कल गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? देखो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं हीलियम की बात करता हूँ, ठीक है, देखो जो 2 हीलियम होती है ना, उनके बीच में क्या होता है ना, वीक फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? दुर्बल। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों साथ समझ लेना। वीक फोर्स होता है, ठीक है, दुर्बल बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल बल। अब तुम खुद मुझे बताओ, अगर हीलियम टू हीलियम दुर्बल है तो हीलियम पास रहेगी या दूर रहेगी? बहुत दूर दूर रहेगी। और जितना ये दूरी पे रहेगी उतनी ज़्यादा इनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, चलो लिखा हुआ है। और ये वीक फोर्स कौन से होते हैं? वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं, लंदन फोर्सेस होते हैं। ठीक है, उत्कल गैस के परमाणु में कहा था तो उनकी परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है। उत्कल गैसों की त्रिज्या का अनुमापन वॉन डर वाल त्रिज्या के द्वारा किया जाता है। उत्कल गैस अणु नहीं बनाती है, इसका मतलब He2 नहीं बनाती है। ठीक है, जबकि अन्य तत्वों की त्रिज्या का अनुमापन सहस्रांश त्रिज्या द्वारा किया जाता है। चूंकि वॉन डर वाल त्रिज्या सहस्रांश त्रिज्याओं की अपेक्षा बड़ी होती है, इसलिए उत्कल गैसों की आकार बड़ा होता है। कुल मिला कहने का मतलब क्या? देखो अब इसके अंदर कौन से बल पाए जाते हैं? वॉन डर वाल। ठीक है, तो इसकी हम किसकी बात करेंगे? इसमें वॉन डर वाल होने का, इसमें क्या सब दूर दूर होते हैं, तो इसके अंदर किसकी रेडियस की बात करेंगे? वॉन डर वाल रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, कोवलेंट में तो क्या होता है? सब पास पास होता है। देखो पढ़ा रखा है ना आपको मैंने 11th क्लास में, वैसा। ठीक है, तो वॉन डर वाल फोर्सेस कारण ये सारे दूर दूर होते हैं, इसलिए रेडियस ज़्यादा होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको उतार सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो बेटा, है ना, ये सब नोट कर लो। ठीक है, वॉन डर वाल रेडियस की कुल मिला के इसमें क्या होता है? वॉन डर वाल रेडियस होती है। ठीक है, कर लोगे इसको आप आराम से? कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो आगे बात कर लें, तो उतार लेना। ठीक है, तो देखो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करना। ठीक है बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जितने अब तक मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, है ना। अब एक दूसरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी मुझे, ये पहली फाइल थी, है ना, तो फाइल थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। आई थिंक ये अब शायद हम लोगों ने कर लिया है। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ बेटा ना, वेट। चलो बच्चों, अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो ध्यान समझना, मैं समझाता हूँ कि अगर आपको हैबर प्रोसेस सबने पढ़ रखा है ना, हैबर प्रोसेस, ठीक है, देखो हैबर प्रोसेस में बोल रहा है कि अमोनिया को अगर बनाना है, अमोनिया ज़्यादा हो तो क्या क्या कंडीशन रखेंगे। तो देखो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना कि क्या बोल रहा है। ठीक है, समझो ध्यान से। देखो होता है क्या है, ये है N2 + 3H2 और इससे बनती है 2NH3, अमोनिया बनती है। ठीक है बेटा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मुझे अमोनिया बनानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? याद है आपको मैंने शायद 11th क्लास में ली चार्टिलियर प्रिंसिपल पढ़ाया था, ले शातलियन नियम। देखो पहला क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, मुझे अमोनिया बनानी है। तो ध्यान रखना, तुम जो भी करोगे ना, ये रिएक्शन उसका उल्टा काम करती है। कैसे? तुम बोलोगे मुझे अमोनिया दे, तो अमोनिया देने के लिए क्या करोगे, तुम एक काम करो, तुम N2H2 की कंसनट्रेशन को बढ़ा दो, तो ये रिएक्शन क्या करेगी, N2H2 कंसनट्रेशन को कम करना चाहेगी। कम करने के लिए क्या बनाएगी, वो अमोनिया बनाएगी ज़्यादातर। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहला काम करता हूँ, N2 की और H2 की कंसनट्रेशन को बढ़ा देता हूँ। तो मैंने कहा ना, तुम जो भी काम करोगे ये रिएक्शन से क्या करेगी, उल्टा। तुमने क्या किया, N2H2 कंसनट्रेशन को बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगी, इनको कम करेगी। कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे चली जाएगी। तो पहला काम क्या करेंगे, N2H2 कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे। दूसरा रिएक्शन, ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोलों की संख्या कम हो। तो बताओ मोलों की संख्या कम किधर है, इधर 2 मोल है, इधर कितने मोल है, 4 मोल है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे। तो इस रिएक्शन का प्रेशर कैसे रखेंगे, हाई प्रेशर रखेंगे।
ठीक है। और इसका टेम्परेचर कैसा रखते हैं हम लोग, लो। तो ये 3 काम करेंगे। अगर मुझे अमोनिया को बनाना है तो मैंने क्या क्या काम किया देखो बता देता हूँ। पहला काम क्या किया मैंने, N2 और H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, याद ही रख लेना। टेम्परेचर को लो कर दिया और प्रेशर को हाई कर दिया। इन सभी कंडीशन में क्या बन जाएगी, अमोनिया बनेगी। समझ में आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही बात इसके अंदर लिखी है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या कर रखा है, अमोनिया बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो सभी लोग, पहला N2H2 सांतों को बढ़ा देंगे। चूंकि अभी क्या उष्मा शेपी होती है, उष्मा, अब हमें कैसे पता उष्मा शेपी होती है, क्योंकि रिएक्शन में टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, 700 केल्विन होती है, ठीक है। इससे टेम्परेचर कैसा कर देंगे, कम कर देते हैं। तो उष्मा शेपी के लिए टेम्परेचर कम करते हैं, उष्मा शोषी के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर कैसा रखेंगे, हाई टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कैटलिस्ट मिला देंगे। तो आप 3 चीज़ें याद रखना, क्या क्या याद रखोगे वापस सुन लो। N2H2 कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, दूसरा प्रेशर हाई रखेंगे और टेम्परेचर लो रखेंगे, ठीक है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, मैं फिर बता देता हूँ। पहला काम क्या करेंगे, देखो पहला काम करेंगे N2 और H2 की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। दूसरा प्रेशर को हाई रखेंगे और टेम्परेचर को लो रखेंगे। बस ये 3 काम याद रखना। तीनों कामों में क्या बनेगी, अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, अमोनिया की। समझ गए सभी लोग। कौन से प्रिंसिपल से किया, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से, है ना। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सभी बच्चे जिनको नहीं समझ में आए वो देखो। सवाल क्या पूछा था, ये पूछा था कि N2 + 3H2 2NH3 बना रहा है। तो मुझे अगर हमेशा 2NH3 बनाना है तो मैं क्या करूँ, देखो सिंपल है। पहला काम क्या करोगे, N2 और H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे। दूसरा काम क्या करोगे, टेम्परेचर को लो कर दोगे। और तीसरा काम क्या करोगे, प्रेशर को हाई कर दोगे। समझ में आ गई बात। ये तीनों कंडीशन याद रखना अमोनिया बनाने की होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समझो ध्यान से। PH3 से PH4+ आबंध का कोण अधिक होता है, क्यों। बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन दैट PH3, वाई। क्या रीजन इसका, देखो मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालना सिखाता हूँ। देखो जी समझना ध्यान से, ठीक है बेटा। चलो एक बात सभी लोग ध्यान रखना, है ना। पहली बात करते हैं PH3 के स्ट्रक्चर कैसे निकालें। आपको 11th क्लास में इसको मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, मैं फिर ही बताता हूँ। सबसे पहले N का वैल्यू निकालो। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 होते हैं तो फॉस्फोरस के 5। हाइड्रोजन 3 और तीनों हाइड्रोजन को जोड़ दो, कितना आ गया, 5 और 3 8। 2 का भाग लगा दो, कितना बच गया, 4। याद करो यहाँ से क्या छाटा था तुमने, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर छाटा था। बताओ बॉन्ड पेयर कैसे पहचानोगे, तो देखो यहाँ पे P के साथ कितने S3 लगे हुए हैं, 3 S3 लगे हुए हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। लोन पेयर कितने हो गए, 1। 3+1 की स्ट्रक्चर ये बनती है, देखो समझ में आ गई बात। अब मैं निकालता हूँ एक बार, इसको बोलते हैं पायरामिडल, पिरामिडियल शेप। क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप, पायरामिडल शेप बोलते हैं। अब एक बार मैं उसकी स्ट्रक्चर निकालता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। PH4+ की, ठीक है, देखो इसके अंदर इसकी निकालते हैं। बताओ P के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। समझ गए। H कितने हैं, 4। अगर प्लस होता तो एक कम कर देते हैं, कितना आ गया, 0.2। यहाँ पर भी कितना आ गया, 4। यहाँ से क्या छाटोगे बताओ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बताओ यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 4। तो 4 के 4 बॉन्ड है, लोन पेयर कितना आ गए, 0। 4+0 की स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर निकाली है, 2 स्ट्रक्चर निकाली है। एक निकाली है PH3 की, ठीक है, एक निकाली है PH4+ की। PH3 की क्या निकाली, देखो बीच में P है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये क्या लगा इसके ऊपर, लोन पेयर। यहाँ पर क्या देखो स्ट्रक्चर, बीच में फॉस्फोरस, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से चीज़ को समझ लेना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो ध्यान रखना
जो रिपल्शन ज़्यादा होता है वो किसके किसके बीच में होता है, तो मैं बता देता हूँ। लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और सबसे कम जो रिपल्शन माना जाता है वो माना जाता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो ये बहुत सी आसान सी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब आगे सभी समझना ध्यान से, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो होता है क्या है बेटा, देखो ये बॉन्ड पे लोड पे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर रिपल्शन होगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। अंदर जाती ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसा है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, तो उतना बॉन्ड एंगल कम नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा, इसका क्या होता है, कम। इसका कम क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन के कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रहेगा, तो PH3 का बॉन्ड एंगल कम होता है, लेकिन PH4+ का ज़्यादा होता है, क्योंकि PH3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, लेकिन PH4+ में केवल बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है। समझ में आ गई बात सभी को, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो उतार लो। देखो बॉन्ड एंगल भी लिख रखा है, देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का, यहाँ कितना है, 93.6 का। ठीक है, और वैसे भी sp3 वालों में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर उसमें अंदर लोन पेयर नहीं हो तो, इसमें लोन पेयर है तो इसलिए क्या हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अब मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, आप इस वीडियो को 2 या 3 बार रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, तो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, What happened when white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2? क्या होता है, जबकि क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, देखो क्या होता है, तो फॉस्फिन की फॉर्मेशन होती है। देखो आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए, लिखी जो इंपॉर्टेंट कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब देखो P4 की रिएक्शन जब तुम 3NOH से करवाते हो, ठीक है, देखो क्या होता है, अब यहाँ पे PH4, ठीक है, 3 हाइड्रोजन लेके फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनाती है। रट्टा मारना पड़ेगा इसको, ठीक है, याद कर लेना। तो इस तरीके से रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया था, जो मैंने आपको बता दिया, तो आपको ये रिएक्शन याद कर लेनी है। तो क्या बनती है, फॉस्फिन गैस बनती है और सोडियम हाइपोफॉस्फेट, और सोडियम हाइपोफॉस्फेट फॉर्मूला क्या होता है, NaH2PO4। ठीक है बच्चों, कर लोगे, तो इस रिएक्शन को आप याद कर लेना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोत, चलो देखो सल्फर कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसके कुछ आपको याद करने, ये आपके ध्यान रखना 6 चैप्टर मेट्रोलॉजी में धातु क्रम में भी आएगा, तो इसको याद ही कर लेना। तो सल्फर कहाँ कहाँ मिलता है, देखो इसके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, याद कर लेना इसके अंदर। तब तक देखो ये इप्सम लवण MgSO4.7s2, गैलेना PbS, कॉपर पायराइट Cu FeS2, ठीक है, आयरन पायराइट, जिंक ब्लेंड, सिनेबार और जिप्सम। ठीक है, याद कर लोगे सभी लोग, चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ जाएं बच्चों, चलो इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना बेटा, याद कर लेना आप इसको, ठीक है, जिप्सम बेराइट वगैरह भी होते हैं ना, तो ये एग्जाम्पल याद, पायराइट, गैलेना PbS, ये सब याद कर लेना एग्जाम्पल। ठीक है, एक बेराइट है याद करना, BsO4, इससे भी आप सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक सभी की बात। चलो आगे बढ़ जाऊँ, चलो यहाँ पूछा है जो 16 वर्ग होते हैं उनके हाइड्रेट का तापीय स्थायित्व पूछा है, 16 वर्ग। अब 16 कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार ग्रुप्स के बारे में, जिनको नहीं पता वैसे पता होगा। 13 ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16th और 17th, ये होता है बोरॉन फैमिली, ये होती है कार्बन फैमिली, ये होती है नाइट्रोजन फैमिली, और ये होती है ऑक्सीजन फैमिली। तो किस फैमिली की बात कर रहा है, ये ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो थर्मल स्टेबिलिटी हो ज़्यादा किसकी होती है, H2O की होती है, सबसे कम किसकी होती है, H2T, टेलुरियम हाइड्राइड की होती है। तो केवल आपको ये ऑर्डर याद रखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ध्यान से सुन लेना बेटा, आपको केवल ये ऑर्डर याद रखना है बस।
फालतू का कुछ भी इसके अंदर याद नहीं करना, एक ऑर्डर याद कर लेना बस, ठीक है। बढ़ जाऊँ आगे, तो ध्यान रखना आप इसको। निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे क्रिया नहीं करता है? तो ध्यान रखना, प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु होने के कारण ऑक्सीजन सीधे अभिक्रिया नहीं करती। ध्यान रखना, प्लेटिनम जो होती है ना वो ये शायद रिएक्शन आपके नहीं है, तो आप चाहे इसको मत पढ़ना, ठीक है, ये मत करना। अगर होगी तो कर लेना, वरना छोड़ देना। आई थिंक नहीं होनी चाहिए, चलो फिर भी कर लेते हैं ना, ये कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी, छोड़ो, करते हैं इसको, याद कर लेना इसको। तो ध्यान रखना, जिंक ऑक्सीजन के साथ में करती है, देखो कर रही है आराम से, टाइटेनियम के साथ कर रही है, और Fe2O3 के साथ कर रही है, लेकिन प्लेटिनम के साथ नहीं करती, ठीक है, कर लोगे। चलो, यहाँ लिख रखा प्लेटिनियम इज ए नोबल गैस, नहीं नहीं गलत चीज़ है, नोबल गैस थोड़ी ना होती है, उत्कृष्ट गैस मत करना, ठीक है, बस प्लेटिनम रिएक्शन नहीं करते, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बोल रहा है दी गई रिएक्शंस को आप पूरा करो, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो, हाउ इज O3 एस्टिमेट को कैसे करते हैं, तो ये देखो चीज़ें लिखी हुई है ना, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं आता एग्जाम में। हाँ, इसको आप जरूर पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को Fe3+ लवण के जलीय विलयन में से प्रवाहित करवाया जाता है। एक्वा सॉल्यूशन में जब आप आयरन सॉल्ट को डालते हो तो होता है क्या, देखो ये रिएक्शन लिखी गई है, ध्यान से देखो रिएक्शन में करके रखा है। Fe3+ किस में कन्वर्ट होता है Fe2+ में, SO2 किस में कन्वर्ट होता है SO4 में, और क्या देता है लास्ट में H+। आपको रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने सिखा रखा है, ठीक है, तो आप सीधा ये रिएक्शन याद करेंगे सभी लोग, ठीक है। फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो सभी बच्चे केवल इस रिएक्शन को याद करेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले, ठीक है। चलो, आगे क्या है, कमेंट द नेचर ऑफ 2SO बॉन्ड फॉर्म्ड SO2 मॉलिक्यूल। इसको जूम कर देता हूँ एक बार। बोल रहा है 2 SO बॉन्ड, ये 5 नहीं है, ये SO बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है SO बॉन्ड है। SO2 अणु बनता है क्या, SO2 अणु के ये दोनों SO बॉन्ड समतुल्य। बोल रहा है क्या ये जो SO2 बॉन्ड जो है ना, क्या दोनों इक्वल होते हैं क्या, तो देखो जी ये अपना SO2 बॉन्ड है, देखो ये SO2 होता है, S डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस, देखो इसमें रेजोनेंस मिलता है, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो क्या मिलता है यहाँ पे रेजोनेंस मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया SO- हो गया, और ये क्या हो गया अब डबल बॉन्ड हो गया, देखो यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है, इसका मतलब एक बार डबल बॉन्ड इधर आ रहा है और एक बार डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, देखो तो दोनों बॉन्ड क्या है यहाँ पे सेम होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं सेम, तो लिख देना अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को सभी लोग, तो कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो सभी लोग। इन द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 S is sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ध्यान रखना केवल रेजोनेंस, सीधा लिख देना रेजोनेंस के कारण होते हैं, ठीक है। चलो, चलो H2SO4 का इंपॉर्टेंट रोल बता रहा है। H2SO4 का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे है, तो पेट्रोलियम में सीसा संचायक बैटरी, याद है अपन बैटरी पढ़ी थी, वहाँ पे H2SO4 बनाया था, और अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट बनाने में काम में आता है, तो इसके यूजेस याद कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन स्टोरेज बैटरीज, इट इज़ यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, और मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ठीक है, कर लोगे। तो ये चलो अब लिख लो आराम से, कर लोगे, आगे बढ़ जाऊँ मैं। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट देखो फिर से वही आ गया, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बोल रहा है कि अगर आपको H2SO4 ज़्यादा बनाना तो आप क्या करोगे, आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करोगे, तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको H2SO4 ज़्यादा बनाना है तो आप करोगे क्या, है ना। तो देखो एक तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, H2SO4 की अधिक मात्रा अगर आपको बनानी हो
तो SO3 का अधिक मात्रा में उत्पादन जरूरी है, तो SO3 का उत्पादन निम्न अभिक्रिया द्वारा होता है। ये रिएक्शन है, ठीक है ना। अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, उत्क्रमणीय है, अगर अभिक्रिया में आयतन में कमी है, अतः मैं भी समझा देता हूँ ना, पूरा ही समझा दूंगा, तुम्हें आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। देखो करेंगे क्या, है ना। देखो आपको मैंने हर चीज़ बता रखी है, एक बार वापस समझा देता हूँ। जैसे अब पहले अमोनिया वाला समझाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो पहला याद है अमोनिया का क्या था हम लोगों ने, पेन चेंज कर देता हूँ एक बार, N2 + 3H2 क्या बनाया था बोलो, 2NH3। एक बार इसको हटा रहा हूँ मैं ना। अमोनिया का देखो, अमोनिया कंडीशन बनाने की क्या क्या कंडीशन, देखो ध्यान समझना, इसको समझ लिया तो उसको भी समझ जाओगे। बताओ पहला काम क्या किया था, N2 और H2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। बढ़ाओगे तो क्या मिलेगी, अमोनिया। तो इस रिएक्शन की बात करो, देखो इसमें क्या है, 2SO2 + O2 क्या बना रहा है, 2SO3। तो बोल रहा है SO3 कैसे ज़्यादा बनेगी, सिंपल सी बात है, अब इसमें SO2 की और O2 की दोनों कंसंट्रेशन को क्या कर दूंगा मैं, हाई कर दूंगा। क्या सभी बच्चे मेरी बात समझ गए, पहली बात ही है। चलो ठीक है, दूसरी बात क्या, देखो दूसरी बात क्या की थी, यहाँ याद रखो दूसरी बात, प्रेशर को तुमने बढ़ा दिया था। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, जहाँ मोलों की संख्या कम होती है, मोल्स कम होते हैं, तो मोल्स इधर कम इधर जाएगी। इधर भी देखो, इस रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे। देखो तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, जिधर मोल्स कम हो, तो इधर कितने मोल है, 2, इधर कितने हैं, 2 और 1 3, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आगे, तो दोनों में प्रेशर क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, और दोनों में टेम्परेचर क्या कर देंगे, ध्यान रखना, लो कर देते हैं। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या करते हैं, लो, और यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या करते हैं, लो। तो दोनों में सेम कंडीशन हो गई, पहला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, दूसरा प्रेशर को बढ़ा दो, तीसरा टेम्परेचर को कम कर दो। ठीक है, कर लोगे बच्चों सभी लोग, चलो याद रख लेना। तो देखो यही कंडीशन यहाँ लिखी है तीनों, मैंने तीनों कंडीशन बता दी है, और V2O5 की प्रेजेंस लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक, किसकी लेते हैं, उत्प्रेरक की। कर लोगे, तो कंडीशन लिख लो सभी लोग, पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, जैसे SO2 और O2 दोनों कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। दूसरा प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर कम, और V2O5 का प्रेजेंस, चारों लिख लोगे सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चलो, तो ये आपको लिख के छोड़ देना है, आगे बढ़ जाऊं, चलो। चलो जी, अगला क्या है, फ्लोरीन के असामान्य, गिव द 2 एग्जाम्पल सो द एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। बोल रहा है फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को समझाइए। तो फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना, पहला ही क्या है, इसके अंदर साइज छोटा होता है, FF वियोजन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्यों होती है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 4.0 होती है। सो जी को इसमें ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 कक्षकों की, ये D कक्षकों की है ना, D ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो यह असामान्य व्यवहार है, याद रहेगा, कोई भी दो चीज़ें इसके अंदर याद रख लेना, ठीक है। HF प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण द्रव होता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैस होती है, ध्यान रखना। ये क्या है, HF क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसलिए ये तो क्या है, लिक्विड, और अन्य कैसी है, हैलाइड गैसेज या सॉलिड होती है, ठीक है। कैसे पता सर सॉलिड होती है, तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। ऊपर क्या है, HF, नीचे क्या है, HCl, HBr और HI, तो ये क्या होती है, लिक्विड, सॉरी HF कैसी होती है, तो ध्यान रखना HF होती है यहाँ पे किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, HBr भी कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन इनको गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, HBr की वेपर भी बनती है, ठीक है ना। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देना बेटा सब, ये एनालोमस बिहेवियर मैंने आपको सिखा दिया है, तो एनालोमस बिहेवियर सभी लोग सीख लेना, यहाँ पे क्या ये मेनली ये वाला याद रखना है बस, समझ में आ गई बात, बाकी कुछ भी चीज़ के अंदर याद नहीं करनी है। चलो
बैलेंस रिएक्शन देखने, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर NaOH की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखना इसके अंदर NaCl और NaClO3 का निर्माण होता है, ये याद रखना। इसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि NaOH देखो NaCl भी बन गया, मतलब 0 चार्ज से -1 भी बन गया और +5 भी बन गया। तो जब 0 से -1 और +5 दोनों बनते हैं, मतलब 2 चार्ज अलग अलग बनते हैं, तो उसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कर लोगे। तो NaOH की रिएक्शन Cl2 के साथ क्या बन गया, NaCl और NaClO3 बन गया। याद रखना NaCl और NaClO3, कर लोगे। ठीक है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है, नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो फास्फोरस से डिफरेंस क्यों होती है। देखो इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। क्या सिंपल रीज़न है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सभी लोग जानते हैं ये बात, लेकिन फास्फोरस में कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, P4 प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, कैसी स्ट्रक्चर होती है, P4 बोले तो सिंगल बॉन्ड में होता है। देखो याद है आपको ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ाई होगी P4 की। ठीक है, तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान रखना, N ट्रिपल बॉन्ड N, और फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ऐसा होता है। कर लोगे सभी लोग। तो इसकी बंद वियोजन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। देखो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन P4 में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, नाइट्रो एग्जिट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम, but bond distribution energy is high, but in phosphorus in the presence of P4 form, the bond between two phosphorus is single bond, so the bond distribution energy is very low। कर लोगे। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है, डिस्कस द ट्रेंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। देखो पहला क्या कर रखा है, हाइड्राइड की बात कर रहा है। देखो बेटा ध्यान से एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना है ना। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड की फॉर्मेशन क्या होती है, तो नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस 15 ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है, कैसी है, हाइड्राइड बनाती है, NH3 बनाती है, PH3 बनाती है ना, सारे H3 वाले बनाती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, नीचे से ऊपर आने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन सा होता है, NH3 होता है, और सबसे कम कौन होता है, BiH3 होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अगला कौन सा है, बॉन्ड एंगल। पहले इंग्लिश मीडियम वाले देखना बेटा, देखो ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा किसका होता है, तो BiH3 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। ठीक है, कर लोगे। तो ये दूसरा कैरेक्टर है। पहला कौन सा था, थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरा कौन सा है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, चलो आगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा पेज इधर उधर तो नहीं हो गया, ठीक है सही है। ट्रेंड देखो आगे सभी लोग, देखो NH3 क्या करती है, तो देखो वहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं बोल के बता देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन लिखो, हिंदी मीडियम वाले 15वें ग्रुप की रासायनिक क्रियाशीलता को लिखिए। पहला लिखो हाइड्राइड का बनना, 4 हाइड्राइड के नाम लिख लो। फिर लिखो ताप स्थायित्व, ये ऑर्डर लिख लो। फिर लिखो सभी लोग बंद कौन, ये उतार लो बस। फिर अपचायक क्षमता, ये ऑर्डर लिख लो बस। समझ गए सभी लोग हिंदी मीडियम वाले। चलो देखो NH3 हाइड्रोजन बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती है, क्यों, देखो ये बना ये क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, रीज़न है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन बना लेता है। लेकिन PH की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, 2.1 होती है, इसकी कितनी होती है, 3.0 होती है। याद है आपको, मैंने एक टेबल याद करवा रखी है, तो उस टेबल से 3.0 निकलता है इसका कब। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन बनाता है, और PH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं बनाता है। आगे बात करें, चलो कर लेना सभी लोग। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। लेबोरेटरी मेथड से नाइट्रोजन कैसे बनाई जाती है,
तो देखो इस तरीके से बनाई जाती है। अब इस क्वेश्चन को मत करो, 20 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उदाहरण देखो, HNO3 के साथ अभिक्रिया किस प्रकार के उत्पाद देती है? कॉपर धातु HNO3 के साथ कैसे रिएक्शन करती है? देखो कॉपर अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगी तो कॉपर बनाएगी और नाइट्रिक ऑक्साइड देती है, ठीक है। और अगर कॉपर 8 मोल से कर रही है तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, और अगर इसके 4 मोल से कर रही है तो NO2 देती है। ये गैस पूछी जाती है, इसमें NO गैस निकलती है, इसमें NO2 गैस निकलती है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लोगे सभी लोग? देख लो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से देख के कर लो इसको। ध्यान रखना, अगर तुमने इसके 8 मोल ले रखे हैं तो NO गैस, 4 मोल ले रखे हैं तो NO2 गैस। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन तो डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, लेकिन फॉस्फोरस P4 में। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का देखो साइज क्या होता है ना बेटा, छोटा होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी? हाई होती है। इस कारण इसमें पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ध्यान रखना N2 में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? पी पाई, इसलिए N2 की फॉर्मेशन होती है। लेकिन P4 में कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इनमें पी पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है, किसमें? P4 में, ठीक है। चलो जी, कर लोगे इसको, नोट कर लो। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, N2 में पी पाई बॉन्ड के कारण डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस P4 फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें डी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। कर लोगे सभी लोग? वीडियो को पॉज करके देखते रहना, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ, चलो चलो अगला क्या है? श्वेत और लाल फास्फोरस के गुणों की भिन्नता बताइए। डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड फास्फोरस। चलो करते हैं। पहला स्टेट, ये सॉलिड है, ये भंगुर पदार्थ है। रंग पढ़ लोगे, लाल होता है। गंध कैसी होती है? लहसुन जैसी। इसकी कैसी होती है? गंधहीन। विषैली, ये विषैला होता है, विषैला नहीं होता है। ये CH2 में विलय है और इस CH2 में विलय नहीं है। इसमें से कोई भी 5 याद कर लेना, ठीक है, कोई भी 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट 10वां पॉइंट मत भूलना, याद करना। क्लोरीन है ना, इसको याद करना ही करना है, ठीक है। कर लोगे सभी लोग? तो इसमें से कोई 5 पॉइंट देख लेना, ठीक है। श्वेत फास्फोरस की स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्वेत की स्ट्रक्चर और ये लाल की स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, ध्यान रखना, इसी की पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, जूम करता हूँ। व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये रही, उसकी स्ट्रक्चर ये रही, ठीक है। टेट्राहेड्रल होती है, ये टेट्राहेड्रॉन होते हैं, ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म बोला था ना। चलो, ये पॉइजन नेचर में होती है, ठीक है, और CH2 में क्या होती है? सॉल्युबल। ये पॉइजन नेचर नहीं होती है, और इनसॉल्युबल होती है CH2 में, ठीक है, कर लेना, ठीक है। ग्लो इन द डार्क, ये डार्क में ग्लो नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, इट्स मोर रिएक्टिव, है ना, ये रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कर लोगे? कर लेना, ठीक है। बोल रहा है, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो। वाई डू नाइट्रोजन शो कैटेनेशन फॉस्फोरस लेस देन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन संकलन गुणों को कम प्रदर्शित क्यों करते हैं? इसका क्या रीज़न है? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा वही तो आगे चल के बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अब नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो क्यों ये पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा। लेकिन फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड आराम से टूट जाता है, इसलिए आगे से आगे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे? नाइट्रोजन में बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बंद ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और फॉस्फोरस में कम होती है, इसलिए ये संकलन मतलब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। लिख लो किसी मिनट वाले। N2 में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन P4 में सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ठीक है। कर लोगे?
बढ़ जाऊँ आगे, चलो चलो जी, क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो समझो ध्यान से। बोला जस्टिफाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेरियम एंड पोलियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। 3 चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपको, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था और हाइड्राइड बनाना है। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेते हैं। देखो जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन लिखना है। ये 2s और 2p4 होता है। देखो ये सब s में हमेशा कितने रहेंगे 2 और p में कितने रहेंगे 4। कर लोगे, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, कर लेना। तो ये याद करना है तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बहुत सिंपल है ये तो, देखो बहुत सिंपल चीज़ें, कर लेना आराम से ना, याद हो जाएंगे ये तो। भाई ऑक्सीजन का कितना याद रख लो, 2, 2s2 2p6, सल्फर का 3s2 3p6, सेलेनियम का बस D10 आएगा, वही देखो 4s2 4p4, ठीक है ना, यही है, रिपीट होंगे बार बार ना। ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, देख लो, -2 करते हैं, ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं +6 तक जाते हैं, ठीक है बच्चों, देख के उतार लेना। ध्यान रखना, ये -2 भी करते हैं, +2 +4 +6, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। बढ़ जाऊँ आगे, तो ये सब आपको इतना कॉपी में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं करना नेगेटिव से, ये मत करना। हाइड्राइड की फॉर्मेशन, तो ये हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है, H2O H2S H2SE H2T, ठीक है, तो ये हाइड्राइड याद रख लेना सारे, ठीक है। चलो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है H2O का, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है H2O का, लेकिन कॉलिन कट्टर ज़्यादा किस में होते हैं H2TE में होते हैं, ठीक है बच्चों। थर्मोस्टेबिलिटी का ऑर्डर याद करना पड़ेगा, बॉर्नेगल का भी ध्यान रखना, बॉर्नेगल ऊपर से नीचे आने पे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होते हैं, कम होते हैं। कर लोगे याद, तो ये 4 ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है। बोल रहा है डाई ऑक्सीजन एक गैस है, O2 गैस होती है, जबकि सल्फर सॉलिड क्यों है, सिंपल सा ध्यान रखना। जैसे याद है आपने N2 और P4 पढ़ा था, N2 में कौन सी बॉन्ड थी पी पाई, इसी तरह O2 में भी कौन सी होती है पी पाई। तो पी पाई बॉन्डिंग का ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, इसलिए कौन सी फॉर्म में होता है, गैस में। सल्फर में पी पाई बॉन्डिंग का निर्माण इतना अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए ये ध्यान रखना कौन सी फॉर्म में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ना, ये देखो, याद कर लेना इसको, ठीक है, तो समझा दिया है, समझ लेना। O2 पी पाई बॉन्डिंग कारण होता है, और सल्फर पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। चलो, एसिड देखो, एक तो O2 की स्ट्रक्चर है, O2 डायटोमिक फॉर्म में होता है, और ये क्राउन स्ट्रक्चर, याद है 2 स्ट्रक्चर थी, बोट स्ट्रक्चर, चेयर स्ट्रक्चर याद की होगी आपने, एक क्राउन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। चलो जी, कर लो, सिंपल सा। O2 में क्या होती है पी पाई बॉन्डिंग, और S2 में पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती, कम होती है, होती तो है लेकिन बहुत लेस होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड में होते हैं और ये डबल में होते हैं, ठीक है। सबकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए बोल रहा है, देखो मैं सबकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल के सिखा देता हूँ। H3PO3 PCl3 Ca3P2 Na3PO4 और POF3 की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, ठीक है। चलो एक एक की निकालना सिखाता हूँ मैं। पहले देखो बोल रहा है, देखो मैं आपको साइड में सिखाता हूँ, ठीक है। देखो पहला
H3PO4 जिसका निकालना उसको x मान लो। एक ऑक्सीजन पे माइनस एक 3 पे 3 प्लस एच का, एक ऑक्सीजन में -2 4 पे -8 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया प्लस का 5। H3PO3 की बता दो कितनी हो जाएगी, जिसका निकालना उसको क्या मान लो x प्लस का 3, एक ऑक्सीजन में -2 3 पे माइनस का 6 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया प्लस का 3। कर लोगे? अब जो इसमें है अब उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। देखो किसकी निकाली, देखो इसके अंदर PCl3 की निकाली है। देखो कर सकते हो इसको तो आप आराम से। देखो PCl3 में जिसका निकालना उसको क्या मान लो x, एक Cl पे माइनस का 1 तो 3 पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3। Ca3P2 कर लोगे क्या? ठीक है, इसमें P2 की निकालने के लिए बोल रहा था, उसको x मान लो। 2 है तो 2x मान लिया। देखो एक Ca पे कितना है प्लस का 2 होता है, 3 पे प्लस का 6 माइनस का 3 निकल जाएगा। ठीक है, कर लेना। Na3PO4 देखो, Na3PO4 समझाता हूँ, देखो समझो ध्यान से। पी का निकालना है, इसको क्या मान लो x। एक Na पे कितना होता है प्लस का 1, 3 पे प्लस का 3, एक ऑक्सीजन में माइनस का 2 4 पे माइनस का 8, कितना आ गया प्लस का 5। कर लोगे क्या सभी लोग? तो ये सारे लिखे हुए हैं, कर लेना, मैंने समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इस रिएक्शन को नहीं करना आपको, छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 35 करना जरूरी है। हाउ आर जीनोन फ्लोराइड XeF2 XeF4 XeF6 ऑब्टेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में लिखा हुआ है। Xe की रिएक्शन F2 से कराओ तो XeF2 मिलता है, 1:5 ले लो XeF2 का तो XeF4 मिलता है, और 1:20 ले लो तो XeF6 मिलता है। ध्यान रखना, अगर आप लोग सिंपल एक्सेस में लेते हो, दोनों बराबर लेते हो तो XeF2, 1:5 लेते हो तो XeF2 का तो XeF4, और 1:20 लेते हो तो XeF6 बनता है। कर लोगे? हिंदी में लिख देना XeF2 XeF4 XeF6 कैसे बनाया जाता है, तो ऐसे बनाया जाता है। चलो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, किसकी किसकी पूछ रहा है, देखो स्ट्रक्चर निकालते हैं आप लोग। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या स्ट्रक्चर। ICl4 माइनस की, IBr2 माइनस की, BrO3 माइनस की। चलो देखो मैं एक स्ट्रक्चर को निकालता हूँ। ठीक है, पहला है ICl4 माइनस की, सबसे पहले इनका मान निकालो। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, बाइटम कोष में कितने होते हैं 7, 4 क्लोरीन का जोड़ो, माइनस है तो एक ऐड कर दिया, कितना आ गया 8 4 12 6 आ गया। क्या छाटोगे यहाँ से, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे बॉन्ड कितने लोग जुड़े हुए, 4 लोग, तो बॉन्ड पेयर 4, 6 में से 4 बॉन्ड पेयर, लोन पे कितने हो गए 2। तो देखो जी इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। देखो स्क्वायर आ गया इस तरीके से, तो बॉन्ड 4 बॉन्ड लगे, बीच में जिनोन, एक लोन पेयर यहाँ और ये यहाँ। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। बाकायदा 11 क्लास में बता रखा है, वरना इसका एक वीडियो बना दूंगा स्ट्रक्चर्स का, देख लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर का एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो अगला कौन सा है, IBr2 माइनस। ध्यान से देखना, IBr2 माइनस करते हैं। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना होता है 7, 7 और 2 ब्रोमीन का, और किसका कितना आ गया 5। क्या छाटोगे यहाँ से, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। देखो बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे, लोन पेयर कितना है, कितने लोग जुड़े हैं 2, 3 क्या आ गए लोन पेयर। जब n बराबर 5 होता है स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है। मुझे पता 3 लोन पेयर लगाते हैं, तीनों लोन पेयर कहाँ लगते हैं, अंदर लगते हैं। एक ये क्या है, कैसी स्ट्रक्चर आ गई, देखो ये लीनियर देखिए। ठीक है, कर लोगे इसको, इसको ऐसे कैसे उतार लेना। अगला कौन सा है, BrO3 माइनस। देखो सभी लोगों,
एन का वैल्यू निकालेंगे, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7। ध्यान रखना ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते, केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को काउंट करते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, माइनस का 1, कितना आ गया 4। यहाँ से क्या छाटोगे बताओ, बॉन्ड पे और लोन पे छाट लोगे, छाटो। कितने लोग जुड़े हैं, 3, कितना आ गया 1। तो एन बराबर जब 4 होता है तो देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी 3+1 की। देखो बीच में ब्रोमीन, इधर ऑक्सीजन, 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 और ये तो एक तो लोन पेयर हो गया और 3 इसमें क्या है, देखो ऐसे बॉन्ड है, कर लोगे, ठीक है। तो ये HCl4 की स्ट्रक्चर बना रखी है, पहले पढ़ लेना, मैंने समझा दिया, आप देख लेना, कंप्लीट है। अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा जी यहाँ पे चेंज है बेटा, देखो यहाँ पे चेंज है XC, अच्छा चेंज नहीं है, वही ये सवाल अलग हो सकता है। HCl2 की स्ट्रक्चर देखो, जैसे उसकी निकाली वैसे HCl2 की निकालो, देख लो। जीरो के वैलेंस शेल में 8, 8 और 2 10, 5 आ गया, 5 आती, बॉन्ड पर कितने हो गए बताओ, 2, लोन पे कितने हो गए, 3। देखो 2+3 की स्ट्रक्चर क्या आती है, लीनियर आती है, कर लेना, ठीक है। XCO3 की क्या आती है, ऐसी आएगी, सिखा दिया। XCO2 की, XCO3 के देखो, एन का मान कितना है, 8+0, ऑक्सीजन काउंट नहीं करते, कितना आ गया 4। बॉन्ड पर कितने हैं बताओ इसके अंदर, 3। लोन पर कितने इसके अंदर बताओ, 1। जब ऐसी कंडीशन होती है तो स्ट्रक्चर का नाम क्या आ गया, देखो एक्सी पायराडोनल बोलते हैं। देखो जैसे BrO3 की बनाई थी ना तुमने अभी, पायराडोनल शेप होती है, याद है, जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है ना, देखो ये अमोनिया की होती है, यही पायराडोनल शेप होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये XCF2 की और ये XCO3 की, ठीक है, समझा दिया कैसे आया, ठीक है बच्चों। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ P ब्लॉक हैव कंप्लीटेड। तो P ब्लॉक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिनको भी स्ट्रक्चर निकालना नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे कि सर हमें स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, मैंने तो समझा रखा है, लिखते ना सर हमें इसका एक वीडियो बना के बता दो कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, ठीक है, पूरा एक वीडियो बना के बता दूंगा। समझ में आ गई बात, चलो जी, ऑल द बेस्ट बच्चों।